बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर जो है उसकी हमारे पास फिज़िक्स की न्यू बुक है, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आज हमारे पास जो चैप्टर का नेम है वो है फोर्स एंड द मोशन, और टॉपिक हमारे पास है स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ती हैं। स्केलर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज़ डेट आर डिस्क्राइब्ड ओनली बाय अ मैग्नीट्यूड, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, विदाउट एनी मेंशन ऑफ डायरेक्शन। इसके लिए आपको कोई भी डायरेक्शन को जो है वो बताने या मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। तो स्केलर्स जो होती है ना वो हमारे पास होती हैं आर द डायमेंशनलेस, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, एंड डिस्क्राइब बाय अ सिंगल नंबर बाय इट्स यूनिट। और आपको इसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक सिंगल नंबर और उसके यूनिट की ज़रूरत होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ना तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी की एग्जाम्पल आ जाती है मैस लिखा हुआ है 5 किलोग्राम। जो 5 है ना वो है इसका उसका नंबर है ना, वह 5 है इसका मैग्नीट्यूड, और जो किलोग्राम है ना वो है इसका यूनिट। अगर आप इसकी और एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास है 100 मीटर। तो जो 100 है वो है क्या है मैग्नीट्यूड, और जो मीटर है वो क्या है उसका यूनिट। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होती है स्केलर क्वांटिटी को बताने के लिए ना। तो इस तरह आपके पास जो टाइम है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल हैं। अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की हमारे पास डेफिनेशन है, वेक्टर क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। मतलब आपको कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज़ बताने के लिए उस क्वांटिटी की, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर हम यानी कि डायरेक्शन ही यहाँ पे वो फैक्टर है जो स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से डिफ्रेंशिएट करता है। मतलब ये डायरेक्शन ही है जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी को हमारे पास लेकर आई है। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल की बात करें ना तो हमारे पास इस एग्जांपल में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए 20 मीटर के साथ डायरेक्शन बतानी पड़ेगी टुवर्ड द ईस्ट। जो टुवर्ड द ईस्ट लिखा हुआ है ना ये है इसकी डायरेक्शन, और 20 मीटर जो है ना वो उसका यूनिट और मैग्नीट्यूड है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट हमारे पास है 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड द नॉर्थ। मतलब डायरेक्शन बतानी पड़ेगी आपको। फोर्स जो है वो भी हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, 25 न्यूटन टू द लेफ्ट। टू द लेफ्ट जो है वो इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। एक्सेलरेशन अगर हमें लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, तो ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम एक्सेलरेशन लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, तो यहाँ के पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो जाएगा। जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप सो कि स्टूडेंट आपको दोनों की समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। मतलब वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे जाहिर कर सकते हो ना। तो वेक्टर्स को हम बेसिकली दो तरह से ना उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें वेक्टर को एक बोल्ड लेटर से, बोल्ड फेस लेटर से डिनोट कर सकते हैं। मतलब आपकी जो बुक्स के ऊपर है और जब हम कंप्यूटर के ऊपर भी लिखते हैं ना तो हम उसको बोल्ड कर देते हैं, और उसमें जो बोल्ड करके डार्क करके लिखा होता है ना बोल्ड लेटर में, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है। या अगर उसका दूसरा मेथड जो आप अपनी कॉपीज़ वगैरह में, नोटबुक में या पेपर्स में लिखते हो, वो आप क्या करते हो, आप डी लिख के ना, डी एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप उसके ऊपर एक छोटा सा वेक्टर का निशान लगा लेते हो या उसके नीचे लगा लेते हो, ठीक है, या उसके ऊपर या उसके नीचे एक छोटा सा वेक्टर का निशान लगा लेते हो। तो ये बताता है कि ये एक हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी को आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना उसको बोल्ड लेटर कर देते हो, या आप उसको एक सिंपल उसके ऊपर एक एरो हेड लगा देती हो, ठीक है, एक सिंपल एरो हेड। दूसरा मेथड हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम वेक्टर को ना ग्राफिकली एक कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम एक लाइन को असाइन करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ ना, तो स्ट्रेट लाइन बना के ना उसके आगे हम एक एरो हेड लगा देती हैं, ठीक है, जैसे आपको एक तीर का निशान नज़र आ रहा है ना, इस तरह हम लगा लेते हैं। तो ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन ऑन अ सूटेबल स्केल विद एन एरो हेड। जो सूटेबल स्केल लिखा हुआ है ना,
ये आपके पास सूटेबल स्केल कोई भी आप सजेस्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर रहे हो, मीटर में कर रहे हो, फुट में कर रहे हो, मतलब कोई भी स्केल आप असाइन कर लेते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ 1 सेंटीमीटर हमारे पास 5 किलोग्राम के बराबर है ना, तो ये आपने खुद से एक स्केल सेट कर ली है। और स्टूडेंट्स आगे पास ये जो लाइन आएंगे ना, लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट जो होगी ना, ये इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगी। और ये जो आगे हेड लगा हुआ है ना एरो सा, ये एरो हेड इसके इस वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करेगा, ठीक है। आपने याद रखना है इस बात को कि ये जो आगे एरो लगा हुआ है ये डायरेक्शन को शो करेगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो लेंथ है लाइन की, लाइन सेगमेंट की, ये इसकी मैग्नीट्यूड को बताएगी, ठीक है। आई होप सो कि आपको जो है वो समझ आ गई है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी, और जो है वो उसकी बोल्ड लेटर की, और जो हम उसको एरो हेड से शो करते हैं उसकी समझ आ गई है। थोड़े से आप अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अच्छा आगे हमारे पास इसके पैरेलल में आता है यूनिट वेक्टर ना, तो यूनिट वेक्टर की आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। A vector of magnitude 1 or unity in a direction of a given vector। अगर आपके पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो हम उस वेक्टर को कहते हैं यूनिट वेक्टर। यानी कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा हमारे पास 1 के बराबर होती है। डैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर डेफिनेशन पढ़ती हूँ, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 और यूनिटी इन अ डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमारे पास जो है वो उसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज ये एक वेक्टर ए है ना, जिसको मैंने रेड लाइन से शो किया है। अगर आप इसके ऊपर एक और वेक्टर लगाओगे ना, या कुछ जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये उसकी डायरेक्शन को बताएगा और यूनिट वेक्टर होगा ये, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो होता है उसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, लेकिन इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड होती है ना, वो 1 के बराबर होती है। तो हम यूनिट वेक्टर को ना हमेशा जो वो डिनोट वाला कैसे करती हैं, उस वेक्टर के ऊपर एक छोटी सी कैप लगा लेती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास जो मैंने 5 सेंटीमीटर ईस्ट में लिखा है ना, अगर मैंने इसकी वेक्टर का आपको बताना है ना, कि इसका यूनिट वेक्टर बताना है, तो आप इसके आगे एक और वेक्टर का निशान लगा दोगे, तो ये उस वेक्टर, लेट्स सपोज अगर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड या लेंथ अगर एल है, तो आप इसके यूनिट वेक्टर को उस एल के ऊपर छोटा सा एक कैप लगा के शो कर दोगे, तो ये उस वेक्टर एल का यूनिट वेक्टर है एल कैप। स्टूडेंट आगे हमारे पास है एडिशन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर को हम कभी भी सिंपल अरिथमेटिक रूल से सम अप नहीं कर सकती है। तो वेक्टर को सम करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, उसको स्पेशल मेथड कहती हैं। एक नंबर 1 हमारे पास मेथड होता है हेड टू टेल रूल। मतलब अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी वेक्टर्स को अगर अपने ऐड करना है ना, तो आपने हेड टू टेल रूल से उसको ऐड करना होता है। और दूसरा मेथड हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मेथड। रेक्टेंगुलर मेथड से कैसे ऐड करती है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल हमारे पास, लेट्स सपोज आपने करना है कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, उस वेक्टर्स की जो है हमारे पास हमने डिनोट किया है, एक वेक्टर एक लाइन को ना, एक लाइन सेगमेंट ए से एक वेक्टर को जो मैं ब्लू लाइन में शो किया हुआ है, और दूसरे वेक्टर को हमने बी वेक्टर से डिनोट किया है जो ब्लैक लाइन में आपके पास है। तो अगर हमने इस 2 वेक्टर्स को अगर हमने जो है वो ऐड करना है ना, तो इसको देखते हैं कि हम किस तरह इन 2 वेक्टर्स को ए और बी को हेड टू टेल रूल से कैसे ऐड कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो ए वेक्टर है ना, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे दोबारा से ड्रा करूँ, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आपने इसकी इस लाइन सेगमेंट की लेंथ को और इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। अगर आप उसकी मैग्नीट्यूड को, जो डायरेक्ट होती है ना लेंथ मैग्नीट्यूड को शो करती है ना, तो अगर आप ना तो आपने उसकी लेंथ को चेंज करना है, ना आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। तो अगर आप उसको पकड़ के यहाँ पे भी आप इसकी जगह भी चेंज कर दोगे ना, तो उसकी ओरिएंटेशन पे कोई भी चेंजिंग नहीं आती हमारे पास ना। तो वेक्टर ए को हम वेक्टर बी के साथ ना कनेक्ट करना चाहती हैं, उसको ऐड करना चाहती हैं। तो आप क्या करोगे, आप देयर सम a plus b can be added by drawing the representing line of a and b in such a way that tail of vector b coincide with the हेड ऑफ वेक्टर ए। तो लेट्स सपोज आपके पास ये वेक्टर ए है ना, तो आपने जब वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ कनेक्ट करना है ना, तो आपने वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल के साथ जोड़ देना यहाँ से, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ोगे ना, तो आपके पास अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वाले वेक्टर के अब हेड के साथ जोड़ दोगे, तो आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपने सारा एक दफ़ा पढ़ लेना है। कंसीडर टू लाइक वेक्टर्स a एंड b as shown in figure, then their sum a plus b can be obtained by drawing the representing line of the vector a and b in such a way that tail of b
कोसाइड विद द हेड ऑफ ए, यानी कि वेक्टर ए के आपने हेड को वेक्टर बी के टेल के साथ जोड़ दिया। देन अ वेक्टर ज्वाइनिंग टेल टू ए एंड हेड ऑफ द बी डिटर्मन ए प्लस बी वैक्टर। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, अगर हमारे पास अगर हम बी वैक्टर को पहले रख दें और वेक्टर बी को वेक्टर ए के अंदर ऐड करेंगे ना, उसी तरीके से हेड टू टेल रूल से, यानी कि आपने वेक्टर बी के हेड को वेक्टर ए के टेल के साथ जोड़ा, तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ना, जो आपके पास आर वेक्टर यानी कि ए प्लस बी को ऐड करने से आया था ना, वो आपके पास बी प्लस ई को, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास सेम है। अगर आप ए को बी के अंदर ऐड करती हो या बी को ए के अंदर ऐड करती हो, तो उस वाले केस में रिजल्टेंट आपके पास ए आता है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर एडिशन फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि आप अगर उसके ए को बी के अंदर करोगे या बी को ए के अंदर कर दो ना ऐड, प्लेस चेंज भी करोगे ना, तब भी उसको उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन जो होता है ना, वो हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेक्टर एडिशन फॉलोज द कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स का पता होना चाहिए। तो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर की हमारे पास डेफिनेशन है, इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ द वेक्टर along the specified direction are called its component। तो अगर आप एक वेक्टर को, जो भी उनकी डायरेक्शन है ना, अगर हम उस वेक्टर को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे ना, तो डेट इट्स कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। आमतौर पर हम वेक्टर्स को ना इसके हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ही डिवाइड करती हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ये है कि जैसे जिस तरह आपके पास हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है ना, कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स आती है ना, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होता है, यानी कि हम हमेशा वेक्टर्स को ना उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में करती हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर ड्रा किया गया है, वेक्टर ए लाइन ऑन अ प्लेन कैन बी रिजोल्व इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आपने एक प्लेन लेना है, एक्स वाई हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन में आपने एक वेक्टर को ड्रा कर देना है, वेक्टर को जिसको हमने रेड लाइन से डिनोट किया ना, तो ये वेक्टर ए को ना हम इसके कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। कौन से कंपोनेंट में? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने का मतलब ये है कि मैं ये कहती हूँ ये वेक्टर ए का इस एक्स एक्सिस में जो प्रोजेक्शन बन रहा है ना, वो क्या है? वो हमारे पास होगा ए एक्स, यानी कि ए का जो साया बन रहा है ना एक्स एक्सिस पे, वो है ए एक्स, और ए का जो वाई एक्सिस पे साया बन रहा है ना, यानी कि इस वेक्टर ए का जो वाई एक्सिस पे जो साया बन रहा है ना, जो प्रोजेक्शन बन रहा है, वो हमारे पास है ए वाई। तो जो ए, इस वेक्टर ए को ना हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सोल्व कर लिया। ए के मेरे पास कंपोनेंट आया ए एक्स और दूसरा कंपोनेंट आया ए वाई, और जो वेक्टर ए है ना, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन आ रही है, ये आप याद कर लें। द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी कि अगर आपके पास जो कंपोनेंट्स आए ना वेक्टर्स के, अगर वो परपेंडिकुलर है ना, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो उसको कहती हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है? अब हमने ना वेक्टर्स ए को इसके कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया ना, तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हमारे पास ये वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए को हमने जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ओ पी से डिनोट किया है। ये वेक्टर ए जो है वो एंगल बना रहा है थीटा एक्स एक्सिस के साथ। तो अब आपने इस वेक्टर ए को पे इसका प्रोजेक्शन ड्रा किया एक्स एक्सिस पे, तो उसका प्रोजेक्शन आया ए एक्स, और आपने इसी वेक्टर ए का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन यानी कि साया जो वो देखा, वो था ए वाई। अब स्टूडेंट्स हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमारे पास जो वेक्टर ए है ना, वो हमारे पास इक्वल आ गया ए एक्स प्लस ए वाई के बराबर। यानी कि आप अगर देखेंगे ना, ये है वेक्टर ए अगर ये हमारे पास ये है ना, तो एक्स एक्सिस पे जो बन रहा है ना, वो है ए एक्स, और ये जो वाई एक्सिस पे बन रहा है ना, अगर आप इसके आगे यानी कि ये जो ओ एन है ना, आपको पता है, अगर मैंने बताया था, अगर आप वेक्टर की जगह चेंज कर दो, लेकिन उसकी डायरेक्शन उसकी लेंथ चेंज किए बगैर, तो आप कर सकते हो, वेक्टर की ओरिएंटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ जाएगा, मतलब आपके पास जो बाई हेड टू टेल रूल ए इज इक्वल आ जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई। तो जो ये ए एक्स और ए वाई जो हमारे पास आए हैं ना, ये हमारे पास आए हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर ए। अब आपके पास, अब हम यहाँ पे ना जो है राइट एंगल बन गया हमारे पास। एक हमारे पास आया है, इसका कंपोनेंट एक्स एक्स में जो बन रहा है वो है ए एक्स, और जो हमारे पास वाई एक्सिस पे कंपोनेंट बन रहा है वो है ए वाई, और ये हमारे पास ए वेक्टर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ओ एम है ना, ये हमारे पास है बेस, पर ये रेक्टेंगुलर बन गई है ना, ये है बेस
ए वाई जो हमारे पास है परपेंडिकुलर, और जो हमारे पास वेक्टर ए है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन रही है ओ एम पी। ओ एम पी में जो हमारे पास ए एक्स और जो ए वाई है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है हमारे पास एक्स की ए, यानी कि उस ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की और वाई कंपोनेंट की उसी वेक्टर ए के। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने जो है और जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ी होंगी सारी, अगर हम यहाँ से इसी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है ना, और ये हमारे पास जो थीटा बन गया ना, ये हमारे पास थीटा आ गया जो एक्सिस से बन रहा है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ी है, कोस थीटा जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेनस ना। तो बेस हमारे पास यहाँ पे आ रही है ओ एम, और हमारे पास जो यहाँ पे हाइपोटेनस आ गया ना वो यहाँ पे आ रहा है ओ पी। और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ओ एम हमारे पास किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है, और ओ पी हमारे पास बराबर है वेक्टर ए के बराबर है। और सेम उसी तरह यहाँ से जब हम अब यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं ना, ए कोस थीटा को जो हमारे पास इक्वल आएगा ए एक्स बाई ए, और यहाँ से अगर हम ए एक्स फाइंड करें ना तो ए एक्स हमारे पास आ जाएगा ए कोस थीटा के बराबर। अब सेम उस तरह आप साइन थीटा की वैल्यू पुट करें, साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ना। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है ए वाई, तो आप साइन थीटा लिख दें ए वाई, यानी कि एम पी ना, एम पी को हमने एम पी लाइन को हमने ए वाई से डिनोट किया तो ए वाई लिख दें। और जो आपके पास यहाँ पे हाइपोटेनस है वो हमारे पास है ओ पी, ओ पी को आपने वेक्टर ए से डिनोट किया है, तो साइन थीटा आपके पास आ गया ए वाई डिवाइड बाई ए। यहाँ से आप ए वाई की वैल्यू पुट कर दें तो ए वाई आपके पास इक्वल आ जाएगा ए साइन थीटा ना, ए वाई अपनी जगह पे रहेगा, ये जो ए ये साइन थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो आपके पास आ जाएगा ए वाई का गया, यानी कि ए एक्स आपके पास आ गया ए कोस थीटा, और ए वाई आपके पास आ गया ए साइन थीटा, इसके कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब हमारे पास आ गए क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ द वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मौजूद है, तो हम उस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं ना, तो अगेन आपको जो है वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपके पास यहाँ पे क्या है ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल है पर बेस का स्क्वायर, बेस आपके पास क्या है ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी आपके पास क्या है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपने ओ पी को आपने किससे डिनोट किया था, वेक्टर ए से, तो वेक्टर ए का स्क्वायर आ गया। ओ एम को आपने किससे डिनोट किया, आपने ए से, ए एक्स से किया, ए एक्स का स्क्वायर आ गया। और ए वाई एम पी को आपने किस लाइन से डिनोट किया था, ए वाई से, तो ए वाई का स्क्वायर आ गया। अब हमने यहाँ पे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ना, तो वेक्टर ए के पास आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर है। दोनों साइड पे आपने जब अंडर रूट अप्लाई करोगे ना स्क्वायर रूट, तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपके पास ए आ जाएगा ए इज इक्वल ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आपने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है वेक्टर ए की। अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन। थीटा आपने याद रखना है, यहाँ जो एंगल बन रहा है ना वो थीटा बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ है, ठीक है। थीटा हमारे पास क्या है, वो एंगल को बताता है ना। तो अगर अब हम यहाँ से हम ना डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि अभी हमने बोला कि जो हमारे पास थीटा होता है ना एंगल, वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। और अगर हमने वेक्टर ए की डायरेक्शन बतानी हो तो हम अगेन राइट ट्राइंगल में देखेंगे ओ एम पी में वेक्टर ए की डायरेक्शन पड़ेगी। यहाँ पे हम ना टैन थीटा का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री टैन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो टैन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है एम पी, और बेस हमारे पास क्या है ओ एम। तो परपेंडिकुलर को आपने ए पी से डिनोट किया है स्टूडेंट्स, तो ए पी और आपने ए एम पुट कर देना है। स्टूडेंट्स आपने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो जब आप वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे टैन थीटा इज इक्वल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल है टैन इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। तो ये आपके पास आ गया है डायरेक्शन। आई होप सो कि स्टूडेंट आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।